हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ। ये एक कहानी है भूत डामड़ी की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उन दिनों स्टाफ क्वार्टर में कैंप किए हफ्ते भर बीत चुके थे। वो हिमाचल का छोटा सा गांव था जिसकी आबादी 35 से 40 खपड़ौल या घास फूस से बना हुआ घर था। और गांव से हट के एक कोने के मुहाने पे हमारा फॉरेस्ट सर्कल ऑफिसर का हेडक्वार्टर कैंपस था। इन दोनों इधर बिजली आनी शुरू ही हुई थी, पर इधर पूरी तरह से अभी बिजली पहुंची नहीं थी। तो हम लोगों ने लकड़ी जलाकर वहाँ आग तापते हुए बैठे हुए थे। ये अक्टूबर महीने के शुरुआती वाले दिन थे। उन दिनों वन क्षेत्र में ठंडा का आगमन हुआ था, तो सितंबर माह के मध्य से ही शुरू हो जाती थी। खैर, अभी हमारे सामने 3 से 4 मोटी सूखी लकड़ियों को जोड़कर उसमें आग हम लोगों ने जलाया था, जिसके चारों ओर मैं अपने स्टाफ के साथ बैठा हुआ था। जलती हुई आग को ताप रहा था। हम कल दिन में सुबह से स्टाफ के साथ जंगल में कौन से एरिया में जाना है ये देखना, यही सब प्लानिंग करते हुए कैंप क्वार्टर के बाहर बड़े से खुले आंगन में बैठे बातचीत में मशगूल थे। मेरे रात का भोजन अब बनना शुरू हुआ था। बाकी स्टाफ के लोग भोजन कर चुके थे। शहरों के हिसाब से यह रात के खाने के लिए काफ़ी देर नहीं हुआ था, पर गांव के हिसाब से ये काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारे घड़ी में लगभग 8:40 का टाइम दिखा रहा था। इधर हमारी प्लानिंग चल रही थी कि उधर सामने से एक साया सा कैंपस कंपाउंड का मेन गेट, जिसमें लगे लोहे का भारी कुंडी को खोलकर कोई अंदर की तरफ आता है, जिसकी तेज आवाज़ से हम सब का ध्यान एकाएक भंग सा हो जाता है। एक पल के लिए हम सभी की नज़र सामने की ओर चली जाती है। कोई शख्स हमारी ओर चला आ रहा था। इस निम्न अंधेरे में भी उसे देखने के लिए हमारी जिद्दोजहद, यूँ कहें कि एक पल के लिए हम सभी का ध्यान उस ओर जा ठहरी। हमने कल की प्लानिंग और उससे संबंधित सारी बातों को वहीं छोड़ दिया। इस पल तो लगभग भूल ही चुके थे कि हम आपस में बातें ही क्या कर रहे थे। वह शख्स जो भी था बहुत तेज़ी से हमारी ओर चला आ रहा था। दूर से ही पीली मध्यम रोशनी वाला लालटेन अपने साथ लिए हुआ था और हमारी ओर आ रहा था। उसके चलते हुए कदमों के साथ लालटेन इधर उधर हिलता हुआ झूमता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी हमारे साथ जमीन पर चटाई बिछा कर बैठे एक बुजुर्ग चौकीदार, जिन्हें हम लोग कुंजू दादा कहते हैं, वो खड़े से हो जाते हैं। उसके आने से पहले वो उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अभी आधी दूरी पे ही पहुंचकर कुंजू दादा रुक गए और उस आंगतुक के साथ लिए हमारी ओर आने लगे। हम समझ गए कि आने वाला कोई हम में से कोई किसी का जानकार हो सकता है या कोई मुखबिर होगा जो कोई सूचना लेके आया हो, पर यह अनुमान ही था। अब उनके पास आने पर ही असल बात का मालूमात होना था। इतने में कंजू दादा अपने साथ उस आदमी को लेकर हमारे पास चले आए। सामने आते ही उसने पाए लागू हुजूर, पाए लागू जनाब करते हुए आग के सामने आके बैठ गया। उसकी लगभग उम्र 50 साल की रही होगी। देश से सामान्य पर सख्त जान, रोजी मजदूरी करने वाला होगा। देखने में मुझे ऐसा ही लगा था। कुछ ही पलों में वो हाथ में पकड़े अपने लालटेन को एक ओर रखकर पाए लागी दरोगा साहब कहता हुआ मेरी तरफ फिर सभी की ओर बारी बारी से नजरें घुमाकर देखने लगता है। इसी के साथ वह जलती हुई आग ताप रहा था और कंजू दादा भी बगल में बैठे हुए थे। मैं उस शख्स को देखकर अनुमान लगा रहा था। उसके माथे पर लाल टीका लगा हुआ था। शरीर काला न हो पके तांबे जैसा था। करीब से देखने पर
क्योंकि वह आँख के पास मेरे सामने ही बैठा हुआ था। वो कोई भगत टाइप का या किसी भगत के संगत वाला दिख रहा था। अच्छा बाबा, इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? तस्करी की कोई खबर है क्या? हमारे नेकदार दौलत सिंह जो साथ में बैठे हुए थे वो कह पड़े। वो आदमी जवाब में कुछ कहने से पहले कंजू दादा की ओर देखने लगा। फिर उनकी आपस में आंखों ही आंखों में बात हुई। वह कह पड़ा, अधरतिया डोला निकले का है हजूर। कपाट बेड़ी खिड़की पल्ला दे के रहिए। एती एती ओती ताकि झांकी के और बाहर निकले के कोई ज़रूरत नहीं है। बैगा बाबा के फरमान आइल, यही लिए बतावे खातिर चला आई के खबरदार कर दें। काहे कि सब साहेब लोग बाल बच्चेदार हैं तो सबके पता चलना चाहिए। यह लिए ये फरमान लेके आए हुए। कहता हुआ वो अपने हाथ जोड़ लिए। मुझे उसकी कुछ बातें समझ आई और कुछ नहीं। तभी कंजू दादा ने कहा, आज आधी रात के वक्त डोला निकलने का है हुजूर। इनका कहना है कि घर के सभी खिड़की दरवाज़ा बंद कर अंदर ही रहना और कोई ताक झाक भी नहीं करेगा। उस समय किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं आना है। सभी कोई बाल बच्चेदार लोग हैं। गांव में जो बैगा बाबा आए हैं उनका सबको बताने का हुक्म हुआ है। अपनी बात पूरी कर कुंजू दादा बारी बारी से सबकी ओर देखने लगे। इतने में वो भगत टाइप का आदमी फिर कहने लगा, अच्छा हजूर, अब चलत हैं। काहे कि गांव देहात का दस्तूर रस्म रिवाज हुआ है। कई बाहरी शहरी लोग नहीं मानत हैं और कल के परेशानी में पड़ जाई तो बहुत दिक्कत वाला काम होवे का है हुजूर। यह लिए कि सबका पता लग जाए, बात बता के खातिर आए। और इसी के साथ वो सभी का हाथ जोड़ कर अभिवादन करता है और कैंपस के मेन गेट की ओर बहुत तेज़ी से चला जाता है। साथ ही कुंजू दादा भी पीछे भाग लिए, जो उस खबरी को शायद बाहर तक छोड़ने गए थे। और इधर सारे स्टाफ में खामोशी सी छा गई थी और सभी अपने अपने घरों की ओर निकलने की जल्दी में दिखने लगे, क्योंकि सभी कैंपस में बने क्वार्टर्स में ही अपने परिजनों के संग रहते थे। खबरी द्वारा मिली खबर के बाद से सभी लोग एकाएक चिंतित हो उठे थे और यह डर लाजमी था। देहात क्षेत्रों में काफ़ी तंत्र मंत्र होते हैं, जिसे जादू टोना भी कहते हैं। इसी से अधिकांश लोग बहुत डरते हैं और अभी यहाँ यही हुआ भी तो सभी इसी डर के साथ लिए हुए से आपस में बिना कहे सुने ही हम लोगों की भी सभा समाप्त हो चली। सभी को अपने अपने क्वार्टर की ओर अपने परिवार के पास पहुंचने की जल्दी थी। इसी के साथ सभी विदा हो चले थे। आस्तिक हो या नास्तिक, आदमी को अपने परिवार की बड़ी चिंता होती। सभी के चले जाने के बाद मैं अकेला बैठा रह गया। मेरे सामने अलावा के मोटे मोटे लट्ठों के बीच सिंधी में नृत्य करती सी मछली हुई सी अग्नि लपेटे इस ठंडी रात्रि में भयावता और बढ़ाने पे थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी नीरव में रात्रि नृत्यांगना सी मस्त हुई जा रही थी। और नृत्य करती परछाइयों को देख अचानक से मेरे रोंगटे अपने से खड़े हो चले जाते हैं। इसी बीच एक ठंडी सी लहर मानो मेरे शरीर के अंदर घुसती सरसराती सी लगी और मैं सिहर उठा। यही डर का भय बिंदु है, जहाँ से डर शुरू होती है जहन में बस जाता है। तभी कुंजू दादा वापस आते हुए से लगे और पूरा कैंपस में सन्नाटा पसर चुका था। मैं यही सब सोच ही रहा था कि इतने में कुंजू दादा आकर मेरे पास ही जलते हुए अलावा को तापने के लिए बैठ गए। हम दोनों खामोशी थे पर एक दूसरे को देख ताक रहे थे कि बात कहानी बतानी पूछनी है, जिसमें मुझे पूछने की उत्सुकता थी, उन्हें बताने की।
जब ये बात दोनों के तरफ से आए तो समझो मज़ा हो या सज़ा दोनों ज़बरदस्त वाली होती है। साहब आप भोजन पाओ, मैं कैंपस का एक चक्कर लगा लेता हूँ। कहते हुए कुंजू दादा अपने जगह से उठ गए। मैंने अपने ऑर्डरली की आवाज़ लगाकर डिनर लगाने को कहा। इधर मैं भी हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर एक पुराने से उपलब्ध टेबल से लगे लकड़ी की कुर्सी पर सामने थाली कटोरियों के संग बैठ चला। तभी 2 गर्मा गर्म फूली हुई रोटियां ले आया। इधर कटोरी में गर्मा गर्म तुअर, कुथली, चने, उड़द, मूंग की खरी, लाल मिर्च, लहसुन, प्याज ले शुद्ध घी में कड़कड़ा कर बघारी हुई पचरंगी दाल, जिसमें 2 चम्मच कड़काया हुआ घी ऊपर से डाला गया था, और फिर देहात की स्पेशल मिक्स वेज की रसदार सब्जी, जिसमें देसी गोभी, सेम, मटर, पतले छोटे काले बैगन, खरे फाड़ के ठंडल और आलू छिलकर सहित काटकर और सिलबट्टे में पीस कर तैयार किए मसालों के साथ पकाया जाकर रसदार सब्जी तैयार की गई थी। और स्वाद, आह क्या कहने, वाकई इसका स्वाद बड़ा लाजवाब होता है। साथ ही देसी खीरे, टमाटर, मूली, प्याज और बारीकी से गोल गोल काटकर तैयार किया गया सलाद, जिसे ताज़ी हरी धनिया संग सजाकर पेश किया गया था, और साथ में भुने टमाटर और हरी मिर्ची के साथ धनिया पत्ती और नींबू का रस मिलाकर कि क्या कहें। और इस भोजन की उड़ती हुई खुशबू ने दिल जीत लिया था, और स्वाद, आहा कहने बेमिसाल। इधर एक पल के लिए हम दीन दुनिया की सारी बातें छोड़कर खाने में ऐसे भिड़ गए कि बस जिसे तबीयत से खाना कहते हैं, खाकर ही हमने भोजन से विराम पाया। जब मैं भोजन कर हाथ मुंह धो उठा तो अपनी तबीयत हरी भरी हो चुकी थी। ऊपर नीली छतरी वाले का एहसान माना, नमन किया कि आज इसने इतना अच्छा भोजन अच्छे से मुझे नसीब कराया। उसका शुक्रिया करते हुए क्वार्टर के बाहर आ गया। भोजन करने के बाद मुझे घूमने की आदत थी, सो बाहर आकर बड़े से आंगन में टहलने लगा। तभी जैसे अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस खबरी वाली बात याद आ गई। एकाएक फिर से वह खुशनुमा लगता हुआ माहौल अपने ही आप से रहस्यमय सा होने लगा। ऐसा ही होता है जब चेतना अचेतना के संग रमना हो जाता है, तो उसे आप भय, या जिसे आप डर कहते हैं, आकस्मिक रूप से आपको अपने गिरफ्त में लेने को आता है, और यहीं से आपकी परीक्षा भी शुरू हो जाती है। यदि आप डूब गए फिर तो समझ लीजिए आप गए काम से, मतलब आपके अंदर डर का डेरा समा चुका है। फिर ये सब मैंने दिमाग से निकाला और सामने आग के पास जाकर बैठ गया। इधर मेरे हाथ और पैर काफ़ी ठंडे हो रहे थे, सो आग के पास बैठकर इत्मीनान से आग तापने लगा। तभी कैंपस का राउंड लगाते हुए कुंजू दादा भी आ गए और वहीं ज़मीन पे बिछे चटाई में बैठकर आग तापते हुए मुझे देखने लगे। कुंजू दादा, आप नहीं जा रहे घर? यहाँ तो सभी लोग खबर सुनते ही चले गए और अपने अपने को घर में बंद कर लिया। कहते हुए मैं उनकी ओर देखने लगा। मैं तो नाइट चौकीदार हूँ जनाब, मैं भला ये कैंपस और आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और चौकीदार ना भी होता तब भी मैं नहीं जाता, आपका साथ बना रहता। कहते हुए कुंजू दादा मेरी ओर देखने लगे और मैं उनकी इस आत्मीयता भरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा। मुझे ये जानकर बहुत तसल्ली हुई कि उन्हें मेरी फिक्र है। मन भीतर से अभिभूत सा हो गया।
जीवन नौकरी चाकरी अफसरी लगी रहती है, पर आपको अगर एक विभाग्य साथ फिर साथ में फिक्र करने वाला जो अपना न हो अपना सा हो, तो अलग ही दिल को सुकून मिलता है। इधर कुंजू दादा और मैं अलावा तापते हुए आपस में बात करने लगे। मेरे मन में तमाम जिज्ञासाओं जैसे एक साथ ही दस्तक दे दियो। ये अद्वितीय डोला क्या है, कहाँ से निकलता है, कौन इसे निकालता है, क्यों निकालता है, इससे क्या होता है, आदि आदि। ये तमाम से प्रश्न मेरे जहन में लगातार उठ रहे थे और मैं अपने ये प्रश्न लिए नज़रों से कुंजू दादा की ओर देख रहा था। इधर दादा भी मेरे मन की स्थिति को समझ रहे थे। कुछ पलों बाद वे कहने को हुए, साहेब कहा है कि आजकल गांव में जादू टोना बहुत हुए लगा है। 2-3 जवान लड़कवा चलत फिरत मर गई अभी हाले में, और कई घरों में बच्चा जवान आदमी कोई के लुगाई लोग बीमार जैसे हो जा रहे हैं। कहते हुए कुंजू दादा एक पल के लिए खामोश से हो गए। उनकी बातों को सुनकर मुझे बड़ी खुद से हुई कि इन लोगों ने उनका इलाज पानी हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराया होगा। पिछड़े इलाकों में ये एक बीमारी जैसी ही है कि कुछ भी हुआ तो खाली जादू टोना टोटके ये सब झाड़ फूक और कुछ नहीं, सारा अंधविश्वास बना रहता है। तब तक मरीज अपने जान से जाता है। स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मामलों में कितनी नीचे सी सोच है लोगों की। सोचता हुआ मैं कुंजू दादा की ओर देखने लगा। मुझे देखकर कुंजू दादा समझ गए और फिर बोले, कुछ बातें ऐसी होए हैं साहब कि जे में बस न चल सके। काहे कि इलाज पानी के जो आप कह रहे हैं वो बड़े घर वालों ने सब कराया था, दूर दूर लेके गए पर नतीजा सब सुनने रहे। कुछ पता ना चलो कि जवान लड़का लोगन को का हुआ। कहते हुए कुंजू दादा मुझे देखने लगे। मुझे आश्चर्य से देखते हुए पाकर फिर से बोले, ऐसे ही खून चूस जाता है साहब, सूख सूख के मर गई वो लड़कावा। मैं उनकी बात सुनकर ही सिहर गया। क्या ऐसा भी होता होगा? यह प्रश्न रह रह कर मेरे जीवन में दस्तक दे रहा था। इधर कुंजू दादा भी मुझे निर्लिप्त भाव से देखे जा रहे थे। जब मैं उनकी बात समझ गंभीर सा हो चला, ये कोई साधारण जैसी बात नहीं जैसा कि मैं अब तक सोच रहा था। यकीनन ये बहुत गंभीर सी बात थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैं कुंजू दादा की ओर देखकर बोला, अरे आप तो खामोश हो गए। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, आप अन्यथा न लीजिए। और मुझे वास्तव में ये घटना क्या थी, कृपया विस्तार से बताइए कि क्या घटना हुई थी। मेरी बात को सुनकर कुछ पल खामोश रहकर कुंजू दादा मुस्कुराने लगे और फिर बोले, नहीं बड़े साहब, आपकी बात आपन जगह बिल्कुल सही बा। हुजूर, आजकल के लोग इस टाइप का बात का विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके कहे से जो मैं बता रहा हूँ वो आंखों देखी हकीकत है साहब। करते हुए कुंजू दादा मेरी ओर देखने लगे। वो जो है ना साहब, वो जवान लड़कों का खून चूस लेती है और फिर धीरे धीरे बदन का पूरा लहू कम हो जाता है, और कम होते होते जब जिस्म का पूरा लहू सूख जाता है और एक दिन वो लड़का मर जाता है। वो सौदे डायन है साहब और बहुत शक्तिशाली है। कुंजू दादा की बात सुनकर मेरे जिस्म में झुर्री सी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद मैंने, सच में दादा ऐसा होता होगा? सच में विश्वास नहीं होता। कहते हुए कुंजू दादा की ओर देखने लगा। ये दुनिया है साहब, यहाँ अच्छे बुरे और भी किस्म किस्म के लोग हैं, और का नहीं हो सकता है। आप और मेरे ऊपर थोड़ी ना निर्भर है। जैसे जिसकी प्रकृति तैसी उसकी प्रवृत्ति। कहते हुए कुंजू दादा खो से चले और कुछ देर तक देखते रहने के बाद अपने से हो कहने पर आए। अब वह कह रहे थे,
और मैं सुन रहा। ऐसे लोगों का हर किसी को पता नहीं चलता साहब। जो थोड़े बहुत इस क्षेत्र के जानकार होते हैं उनके माध्यम से या स्वयं यदि जानकार है तो समझ में न आने वाली हरकतों को देखकर परख लिया जाता है। मैंने बैगा वह होते हैं जो गांव के लोगों का फूंक झाड़ कर ऊपरी पराशक्तियों से दूर करते हैं। इसी क्रिया में वे पारंगत होते हैं और तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं। लोगों के साथ मैं रहकर देखा है और इस बात को अच्छे से जाना है। मैं कंजू दादा द्वारा बताई जा रही बातों को या कहानी को, जो कि सत्य घटना पर आधारित जैसी लग रही थी, पर वह सच थी कि नहीं भगवान जाने और कुंजू दादा जाने। उनके बताए हुए को मैं बड़े बड़े गौर से सुन रहा था। बस्ती के किनारे वाले घर में उन दिनों नई नई दुल्हन आई थी। उसके आने से ही गांव की रौनक जैसे बढ़ गई। वो बहुरिया हरफन में माहिर जैसी थी, नाचने गाने पकाने खिलाने में जैसे उसके बातों में कोई जादू सा हो। जो उससे एक बार मिल लेता वो उसका मुरीद हो जाता था। बड़ा ही सम्मोहन समाया हुआ था उसके अंदर, जैसे उसके पास कोई मोहिनी हो। वो गांव की सभी बहू बेटियों के बीच बहुत ही अच्छे से हिल मिल गई थी। इधर गांव में भी कुल जमा सब बढ़िया चल रहा था साहब। कहते हुए कुंजू दादा मेरी ओर थम कर देखने लगे, फिर कुछ सोचने के बाद कहने लगे। वो सावन की झड़ी वाले दिन थे और साथ ही वो अमावस्या की गहरी काली रात थी। आज सुबह से बारिश हल्की हल्की फुल्की के जैसे हो रही थी, जो साँझ ढले ही रुक गई थी। चारों ओर लबालब पानी भरा हुआ था। गांव किसी टापू जैसा बन गया था। ताल तलिया सब भर गए थे। इधर रात आते मेढकों और कीड़े मकोड़ों की ओर, इधर गांव से लगे जंगलों से उल्लुओं और चमगादड़ों की आती आवाज़ों ने मानो आज रात को काफ़ी डरावनी बना दिया था। इधर गांव की गलियों में आदमी जात का कोई न दिखाई देता था, जबकि अभी रात के 9 बजने पे ही आई थी। गांव में उन दिनों दूर गांव से मेरे मित्र जैसे आए हुए थे। हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। ऐसे में परंपरा अनुसार मित्र के आने पर थोड़ी महुआ की देसी शराब का जुगाड़ भी जमाया हुआ था। हम लोग पीते खाते हुए बातचीत करते हुए हाल चाल भी जान रहे थे। अभी खाना बन ही रहा था। आज थोड़ी देर भी हो गई थी। थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खा पी कर बाहर लालटेन लिए गली के उस मुहाने पर बने चबूतरे की ओर निकल पड़े। ये गांव का अंतिम छोर की ओर जाने वाली गलीनुमा रास्ते पर निकल पड़े। आसमान काली काली घटाओं संग अंगड़ाई सा ले रहा था। चारों ओर घुप अंधेरा, किसी किसी घरों की खिड़कियां दरवाजे की झिरियों से बाहर आने में शर्माता हुआ सा वो लालटेन या लैंप डिबरी या मध्यम मध्यम सा पीला पीला सा प्रकाश। इधर हम आपस में बात करते थोड़ी देर बाद गांव के आखिरी मुहाने पर बने हुए चबूतरे के पास पहुंच गए थे। इसी चबूतरे से आगे लगभग 50 मीटर की दूरी पर बड़े तालाब का मेढ़ था, जो इन 5 दिनों की बारिश में लबालब भर गया था और छलकने के कगार पर आ गया था। खैर ऐसा सालों में हुआ नहीं था कि तालाब का मेढ़ फूटा हो या पानी मेढ़ के बाहर छलका हो, क्योंकि इसी मेढ़ के पार पर गांव की आराध्या देवी माँ शीतला का स्थान था, जिसे माई गोड़ी कहते हैं। हम दोनों अब चबूतरे के सूखे हिस्से पर बैठ गए थे। पानी रुकने के बाद अधिकांश हिस्सा साफ होकर सूख गया था।
तभी हमें धूम्रपान की तलब हुई, तो मैंने सरई के हरे पत्ते में तंबाकू लपेटकर एक और खास मोड़ पर तैयार किया जाता है, जिसे लोग भाषा में चोंगी कहते हैं। मैंने अपने बगल से निकालते एक चोंगी जलाकर उनकी ओर आगे बढ़ाई और दूसरी चोंगी सुलगाकर मैंने और उन्होंने एक दूसरे की ओर देखकर दूसरे को जलती हुई चोंगी दिखाकर कस लगाने लगे। हम लोग अपनी बातों में लग गए। हम लोग गांव, समाज, परिवार की बातें करते करते भूल जैसे गए कि आज रात बहुत गहरी सी हुई जा रही थी। इधर हम चोंगी की आखिरी राउंड खींचकर घर की ओर निकलने का सोचा। मैंने पत्ते निकालकर उसमें तंबाकू लपेटकर तैयार करने लगा। जब चोंगी तैयार हो ही गई तो मैंने एक कस लेकर जोहारो कहते हुए अपने मित्र की ओर चोंगी बढ़ाई थी कि उन्होंने मुझे कहा, अरे कुंजवा, सामने देख रे, कैसन मचल रही है। कहते हुए वो उछल पड़े। उनके कहने के साथ मैंने जैसे ही अपने दाहिनी ओर देखा तो बस देखते ही रह गया। बदन में एक साथ सिहरन सी हुई और झुरझुरी उठी और मैं पत्ते जैसे कांपता रह गया। और मेरा मित्र अधरतिया हो आई, आज की रतिया तो बहुत गजब की हो रही, कहते हुए मुस्कुरा पड़े। वो गिनने में 7 अलग टाइप के गोले थे, जिसे देखकर मैं सिहम गया था। आखिर क्या होता है आगे? आखिर कुंजू काका क्या करते हैं और उसके आगे क्या होता है, ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।